हाँ जी, आप अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम राजनंदिनी जोधा है और मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जोधपुर से की है और फिर मैंने बीटेक किया है ग्रेजुएशन में। आफ्टर दैट आई परसुएडेड LLB फ्रॉम जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी एंड देन आई डिड माई LLM फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। तो आपने इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर ये लॉ फील्ड ही क्यों चुना? इंजीनियरिंग भी तो बहुत अच्छा फील्ड है। सर मैंने बीटेक करने के बाद जब जॉब कर रही थी तब मुझे समझ आया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड मेरे लिए इतना सूटेबल नहीं है और मेरे घर पे लॉ का बैकग्राउंड भी है, इसीलिए मैंने लॉ करने का सोचा। तो आप जेएलओ ही क्यों बनना चाहते हैं? सर जेलो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए अभी मैं प्रिपरेशन ही कर रही थी और जेलो की वैकेंसी भी आ गई थी तो मैंने इसका एग्ज़ाम दिया और इसीलिए मैं अप्लाई किया सर। अपना सीआरपीसी में बेल के प्रोविजन के बारे में बताएं आप। सर बेल दो तरह की होती है, बेलेबल ऑफेंस पे बेल और नॉन बेलेबल ऑफेंस पे। 436 सर बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है और 437, 438 और 439 नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बात करता है। बेल और एंटीसिपेटरी बेल में क्या अंतर है? सर एंटिसिपेटरी बेल जो होती है, जब एक्यूज को नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया उसमें और एप्रीहेंशन होता है कि उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है तो वो एंटिसिपेटरी बेल लगाता है। कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में लगा सकते हैं वो। इसका कोई व्यक्ति बेल लेना चाहता है तो क्या क्या ग्राउंड होते हैं बेल के? सर बेल के ग्राउंड ये हो सकते हैं कि अगर बेलेबल ऑफेंस है तब तो एज ऑफ राइट मिलती है एक्यूज को बेल, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो कोर्ट जो है उनके एंटीसीडेंट्स, नेचर ऑफ क्राइम, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, ये सारी चीज़ें देख के बेल देते हैं। आप जेएलओ में आप अपनी ओर से कैसे पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे कि डिपार्टमेंट के लिए आप यूजफुल हों? सर मैं सबसे पहले तो जेलों का काम होता है एडवाइजरी का, तो जब भी कोई लिटिगेशन आएगा तो मैं उसको ट्राई करूँगी कि प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही सॉल्व कर दूँ, सेटलमेंट करके पार्टीज के बीच में। और पार्टीज एग्री नहीं हुए तो सर फिर मैं डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छे से पैरवी करूँगी। पहले मतलब सर मैं उनको एडवाइजरी दूँगी। ओके। अभी जो क्रिमिनल लॉज में चेंजेस हुए हैं उनमें से ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो पहले नहीं थे और हमें लगता था कि उनके प्रोविजन होने चाहिए, और अभी ऐसे प्रोविजंस हुए हैं जो हमें लगता है कि ये बहुत यूजफुल हैं और ये ऑफिशियल प्रोसीडिंग में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, ऐसा कोई आपको ध्यान में आ रहा है? यस सर, जैसे सीआरपीसी थी पहले और अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे पहले एफआईआर दर्ज कराने का कोई टाइम लिमिट नहीं था, तो अभी टाइम लिमिट कर दिया है। और अगर प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन लगानी तो उसमें भी टाइम लिमिट कर दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में सर टाइम लिमिट कर दिया ताकि स्पीडी प्रोसेस हो सके। एफआईआर यानी क्या है? एफआईआर के बारे में सीआरपीसी में कहाँ प्रोविजन किया गया और उसके क्या कंटेंट्स हैं, इसके बारे में बताएं। सर एफआईआर का प्रोविजन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में हमें देखने को मिलता है। जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट की जाती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो उसी को एफआईआर कहते हैं सर। वैसे एफआईआर कहीं ऐसे सीआरपीसी में रिटर्न में है क्या, पुरानी में या नई में? सर पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन एफआईआर टर्म जो है वो हमें सेक्शन 207 में देखने को मिलती है। ये जो जिन मामलों में एफआईआर हो गया, कोई मामला कोर्ट में, जैसे आप ऑफिस मैटर को डील करेंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा, तो कौन से प्रोविजन है जिसमें मामला कोर्ट में जाता है? कोर्ट में जाता है सर जैसे फाइनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोर्ट में जाएगा मैटर, तो कौन से किस प्रोविजन के तहत जाएगा, या कोर्ट में मामले कैसे कैसे जाते हैं, कितने प्रकार से सर मामले दो कोर्ट में तरीके जाते से हैं? जा सकते हैं। एफआईआर दर्ज करा सकते हैं हम मामलों की और कंप्लेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। और फिर अगर हमने एफआईआर की है तो उसकी फाइनल रिपोर्ट सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में कोर्ट के पास भेजी जाती है एंड देन अंडर सेक्शन 190 मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं उस मामले का। और क्या सो मोटो भी ले सकते हैं क्या? यस सर, अंडर सेक्शन 190 क्लॉज सी सो मोटो भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। नेचुरल जस्टिस के बारे में, जैसे
ऑफिस का जो भी काम होगा या कोर्ट का या लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, जी तो सर। उसमें नेचुरल जस्टिस का कितना क्या रोल रहता है, उसको आप कैसे ओबे करेंगे या उसकी पालना कैसे करेंगे आप? सर मैं जैसे भी कोई मामला आएगा मैं उसके फैक्ट्स की स्टडी करूंगी एंड देन एज पर लॉ मैं ये चेक करूंगी कि इसमें मामला बनता है या नहीं, और अगर बनता है तो मैं अपने डिपार्टमेंट को एडवाइस करूंगी कि वो आगे लिटिगेशन को बढ़ाए। यानी पहले उसको नोटिस दोगे या सीधा लिटिगेशन में बढ़ाओगे? उस व्यक्ति को नोटिस भी देंगे कि वो अपना पक्ष स्पष्ट करे कि उस पे कार्रवाई डिपार्टमेंट क्यों ना करे, क्योंकि डिपार्टमेंटल जो मैटर होते हैं वो इसी नेचर के होते हैं कि यहाँ नेचुरल जस्टिस को, आपको क्या लगता है इस पे कौन सी लैटिन मैगजीन में बता सकते हैं क्या? या नेचुरल जस्टिस की कोई लैटिन मैगजीन हो, या नेचुरल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स कितने हैं? सॉरी सर अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी रिसेंटली कोई ऐसा आपको जजमेंट दिखा हो जिससे लगता हो कि ये सोसाइटी एट ए लार्ज काफी यूजफुल है, ऐसा कोई लीगल प्रोविजंस आप 2 या 5 कोई लीगल प्रोविजन ऐसे बता सकते हैं? सर जजमेंट या लीगल प्रोविजन? हाँ, जजमेंट। सर अभी हाल ही में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया है। और ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी हुए हैं क्या जिससे लगता है कि ये काफी बड़े चेंजेस हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये सर अभी वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट आया है 2023 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस किया गया है, जिसमें लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आया है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। इसके साथ में जो इलेक्शन का जो इलेक्टरल बॉन्ड वाला आया है, क्या आपसे जैसे गवर्नमेंट के मामले में, किसी भी मामले में लीगल प्रोविजन के साथ में कोई जानकारी डिपार्टमेंट से कोई एम्प्लॉय मांगेगा, क्योंकि जनरली जिनके केसेस हो जाते हैं वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो आप कौन से मामले होंगे जिनकी इंफॉर्मेशन देंगे और कौन से मामले होंगे जिनकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे? सर जो पार्टी हमसे इंफॉर्मेशन मांग रही है, अगर वो अपने केस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांग रही है तब हम उन्हें दे सकते हैं, बट थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रही है तो हम उन्हें नहीं दे सकते हैं। और मान लो अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग रहा है और वो मैटर अभी चल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी दे देंगे क्या? जैसे कोई डिपार्टमेंटल कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई इंक्वायरी हो रही है, तो उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन मांगता है, तो क्या वो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है क्या? सर अगर वो डिस्क्लोज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन तो इजीली दे सकते हैं, और अगर वो ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल बात है तो फिर हम उन्हें नहीं देंगे। क्योंकि आरटीआई में जो अंडर ट्रायल जो मैटर चलते हैं और अंडर प्रोसीडिंग जो चल रही है उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि वरना वो किसी को भी डरा धमका सकता है, अपने हिसाब से मामले को सेटल कर सकता है। तो ऐसे ये जो लीगल प्रोविजंस हैं, उसी तरह से सीपीसी में ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जिनके थ्रू आप किसी मैटर को ज्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ तो सिविल मैटर्स भी आएंगे, क्रिमिनल भी आएंगे, या आपके डिपार्टमेंट में जैसे एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट सेल बनी हुई होती है, तो उसमें कोई कंप्लेंट आ जाएगा, किसी मैटर को कैसे डील करेंगे आप? सर अगर सेक्सुअल हरेसमेंट का कोई केस आता है डिपार्टमेंट पे, तो सेक्सुअल हरेसमेंट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के हिसाब से हम सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, उसमें कोई मामले ऐसे हो जैसे सेटलमेंट ना हो, इस तरह का ऑफेंसेस हो, तो उसमें प्रोविजंस क्या दे रखे हैं उसके बारे में बता सकते हैं? लोकल कंप्लेंट कमेटी में उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं और वो फिर इंक्वायरी करके और पनिशमेंट देंगे उस ऑफेंडर को। लोकल कमेटी में ही कंप्लेंट करेंगे या डिपार्टमेंटल कमेटी में करेंगे? सर डिपार्टमेंट में अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है तो वहाँ करेंगे, और अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है तो फिर हम लोकल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट करेंगे। ओके, तो ये जो प्रोविजंस हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में इस तरह के मामले होंगे, उसमें ऐसे मामले ना बढ़े और इनको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये कंप्लेंट एक नॉर्मल कंप्लेंट होती है, तो उनको रोकने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर वो भी उस एक्ट में बता रखा है कि जो अवेयरनेस बढ़ानी है इस बारे में कि अगर ऐसा कोई करता है व्यक्ति तो उसको पनिश किया जाएगा। ओके, आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इसमें जो अभी रिसेंटली जजमेंट आए हैं, ऐसा कोई
फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई जजमेंट जो वुमेन से रिलेटेड हो, ऐसे कोई जजमेंट आप बता सकते हैं? लैंडमार्क जजमेंट या कोई लेटेस्ट जजमेंट ऐसा सुप्रीम कोर्ट के हों कोई? यस सर, अभी अनमैरिड वुमन को भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का राइट दिया गया है। कब तक, कितने वीक तक का? सर 24 वीक तक का आई थिंक। और पहले कितना प्रोविजन था? सर पहले 24 वीक था और अब शायद 28 वीक कर दिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सर। तो ये इतना वीक जो बढ़ा करके दिया है, इससे क्या कुछ चेंजेस होंगे या ऐसा प्रोविजन देना क्यों पड़ा इस समय पर? ऐसा क्या चेंज आपको लग रहा है कि इतना देना ठीक था या पहले वाला ही ठीक था? सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है वो वुमन की खुद की है। अगर वो चाहती है चाइल्ड कैरी करना तो वो कर सकती है, अदरवाइज टर्मिनेट करवा सकती है। बट टर्मिनेशन की भी कुछ कंडीशंस है। अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन में है जिसमें या तो चाइल्ड को खतरा है या मदर को खतरा है, तब ये टर्मिनेशन कराने की परमिशन दी कौन सा एक्ट है जिसमें ये प्रोविजन किए गए हैं ऐसे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसमें आपको क्या लगता है जो मैटरनिटी लीव दी जाती है वुमेन को, यस सर। वो कितने समय तक की होती है? As far as I remember, sir, it is 6 months. विद पेमेंट होती है, विदाउट पेमेंट होती है? Sir, with payment होती है। ओके। और पैटर्निटी लीव कितनी होती है? 1 month. और इसके अलावा भी कोई ऐसे लीव मिलती है क्या वुमेन को? क्योंकि आप डिपार्टमेंट में होंगे और लोग आपसे पूछेंगे तो ये भी एक लीगल प्रोविजन है, तो होती है क्या कोई और ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं ऐसा? Sorry, sir, I will recall it. इसमें चाइल्ड केयर लीव के नाम से भी एक लीव होती है। Yes. तो ये जो लीगल प्रोविजंस हैं और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, ऐसे जो इन दिनों चेंज हो रहा है, चाहे वो एनवायरनमेंट के नाम पे हो या किसी भी नाम से हो, तो आपके डिपार्टमेंट से संबंधित एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे और ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस की पेंडिंग ना हो, इसके लिए जो लीगल प्रोविजंस हैं, वो आप क्या लगता है आपको कि पुराने वाले जो लॉ थे वो ठीक थे या नए वाले लॉ ज़्यादा हेल्पफुल होंगे उसमें? सर आई थिंक नए वाले लॉज ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इसमें। अभी एक क्राइम बहुत ज़्यादा इन दिनों देखने को मिलेगा, जैसे एक टाइप ऑफ क्राइम इस तरह का आ गया कि आपको क्या लगता है लॉ में जेंडर न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? सर किया जाना चाहिए जेंडर न्यूट्रलाइज। तो उससे क्या इंडिस्क्रिमिनेशन, फिर आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 का क्या होगा? सर 15 क्लॉज 3 तो स्पेशल लॉज बनाने की बात करता है वुमेन्स और चाइल्ड से रिलेटेड। अगर उनको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनके लिए वो लॉज बना सकते हैं। और जेंडर न्यूट्रलाइज में क्या हो जाएगा? सो जेंडर न्यूट्रलाइज जैसे सेक्शुअल किडनैपिंग में हम देखते थे आईपीसी में, तो 16 साल से कम है लड़का और 18 साल से कम है लड़की, तब ये किडनैपिंग मानी जाती थी। अब इनको जेंडर न्यूट्रलाइज कर दिया, दोनों की एज बराबर कर दी गई है। नहीं, जेंडर न्यूट्रलाइज अभी किया गया है। जैसे अभी पहले आईपीसी में रेप से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे है? सेक्शन 375 में। तो 375 में क्या दे रखा है? ये ऑफेंस कौन कमिट कर सकता है 375 का? मैन कर सकता है। तो यानी यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलाइज नहीं है। तो क्या आपको लगता है नए वाला जो भारतीय न्याय संहिता आया उसमें जेंडर न्यूट्रलाइज है क्या? नो सर, उसमें नहीं है, बट करना चाहिए था। ओके, थैंक यू सो मच।